अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ एडजस्टमेंट लेटर्स। जो लास्ट वीडियो थी हमारी कंप्लेंट लेटर्स वाली, ये बेसिकली अब उसी के रिलेटेड है। कंप्लेंट लेटर्स में हम लोग जो हम लोग कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं उसके अब जो रिप्लाइज वगैरह होते हैं दैट इज़ बेसिकली एडजस्टमेंट लेटर्स। ठीक है, ये यानी कि आपके वो जो सप्लायर होते हैं या जिनके साथ आपने क्लेम किया होता है, जिनको आपने क्लेम किया होता है, वो जो आपको रिप्लाइज लिखते हैं दैट इज़ एडजस्टमेंट लेटर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन है। सो कहता है द लेटर विच इज़ रिटन बाय द बिजनेस फर्म इन रिस्पॉन्स टू द क्लेम मेड बाय द कस्टमर टू सेटिस्फाई हिम इज़ नोन एज एडजस्टमेंट लेटर। के कस्टमर ने जो उसको क्लेम किया होता है, यानी कि जो भी उसने अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कराई होती है, अपना क्लेम लिखा होता है, वो अपना कंपनसेशन मांग रहा होता है, उसके जवाब में जो बिज़नेस फर्म जो है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उसको लेटर लिखेगी ताकि वो मुतमईन हो जाए। उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसे हम एडजस्टमेंट लेटर कहते होते हैं। कहते द राइटर ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर हैज़ टू अचीव डबल पर्पस। अब दो मकासद हैं उसके, दो मेन मकसद हैं एडजस्टमेंट लेटर लिखने के लिए जो कि उसको पूरे करने हैं। सबसे पहले सेटिस्फाई द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है जिसने क्लेम किया उसको मुतमईन करना है, और दूसरा है एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। साथ साथ उसने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल को भी बरकरार रखना, उसकी रेपुटेशन, उसकी इज़्ज़त को भी बरकरार रखना है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं एडजस्टमेंट लेटर लिखने के, वो देखते हैं। सबसे पहले टेक ईच कॉम्प्लीमेंट सीरियस। तो जो भी जैसा भी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, जो भी क्लेम लेटर के अंदर जो जो भी शिकायत दी जाती हैं, अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली बैड कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, तो उस बैड कॉम्प्लीमेंट को भी कंपनी को चाहिए कि उसको सीरियसली ले, ऐसे मजाक में उसे टाल न दे। क्योंकि होता है ऐसे है कि उसको किसी भी चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं कभी कभी वही हमारी तबाही का सबब भी बन सकता है कि वो मार्केट में वो बात इतनी बड़ी तस्वुर कर ली जाए कि उससे हो सकता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, सिर्फ वो कंप्लेंट करने वाला कस्टमर ना दूर चला जाए, बल्कि दूसरे भी जो मार्केट के अंदर हमारे जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स होंगे वो भी हमारे से दूर हो सकते हैं। अब वो जो छोटी सी बात है वो कस्टमर के नज़दीक हो सकता है बहुत बड़ी बात हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हर छोटी से छोटी बात का, हर छोटी से छोटी शिकायत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना कोई बड़ी शिकायत होती है। कहता है कस्टमर मस्ट नॉट गेट एन इम्प्रेशन दैट इज हिज प्रॉब्लम इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन द व्यू ऑफ द कंपनी। तो कस्टमर को ये व्यू नहीं जाना चाहिए, कस्टमर को ये उसके माइंड में ये सोच नहीं जानी चाहिए कि यार मैंने उसे बताई है कोई प्रॉब्लम तो उसने मेरी प्रॉब्लम के ऊपर कान ही नहीं धरे या मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। तो उसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है। जो मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन का दैट इज़ यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड तभी आएगा जब आप उसकी छोटी सी छोटी बात को इम्पोर्टेंस दोगे। जब आपका मेन स्टेक होल्डर ही आपसे नाराज़ हो जाएगा तो वो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। सो अगला प्रिंसिपल है आंसर द कंप्लेंट प्रॉम्प्टली, यानी कि जैसे ही कंप्लेंट आपकी तरफ आई है आपने अब उसका जवाब जल्दी से देना है, जितना जल्दी हो सके आपने उसका जवाब देना है। तो कहता है जी डिले इन सेंडिंग द रिप्लाई में अनॉय द कस्टमर। तो हो सकता है कस्टमर जो है वो आपसे नाराज़ हो जाए, उसे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाए। फिर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द रिसिपिएंट शुड एड्रेस द कंप्लेनेंट क्विकली। तो जल्दी से हमें चाहिए कि कंप्लेनर यानी कि जो कंप्लेन लेटर जिसने सेंड किया होता है, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसको एड्रेस जल्दी से कर दे, उसको जल्दी से हम लोग रिप्लाई दे दें। कहता है जी अगर तो हम लोग जल्दी रिप्लाई दे देते हैं तो हो सकता है इससे जो कस्टमर है उसकी थोड़ा बहुत जो उसका गुस्सा है वो कम हो जाए, वो थोड़ा बहुत काम डाउन हो जाए। वो इस तसल्ली में हो सकता है कि यार चलो मैंने जो कंप्लेंट की थी वो अब अंडर कंसिड्रेशन हो चुकी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच विचार वो करेंगे एंड देन मुझे कोई ना कोई रिप्लाई वो लाजमी देंगे। अगला प्रिंसिपल है शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि अगले बंदे को भी आपने इंसान तस्वुर करना है। जो आपसे शिकायत कर रहा है वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। तो आपको एज एन इंसान उसकी इज्जत करनी चाहिए और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। कहता है द कंपनी मस्ट नॉट शो एनी बिटरनेस और एंगर इन द लेटर इवन इफ द क्लेम इज़ अनजस्टिफाइड। तो अगर तो उस बंदे ने कुछ क्लेम किया है और वो अनजस्टिफाइड निकला है, यानी कि वो गलत क्लेम था, तो शुरू में कंपनी को ये नहीं चाहिए कि उसके साथ गुस्से से पेश आए या उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाए एडजस्टमेंट लेटर में। उसको चाहिए कि स्टिल कर्टियस बिहेवियर से ही
आप उसको डील करो, उसको पोलाइटली ही डील करो। उसका जो एडजस्टमेंट लेटर आप लिखोगे, रिप्लाई जो लिखोगे, उसमें पोलाइटली ही, और उसको ये बताना है आपने कि चलें आपने ये किया लेकिन इसकी वजह कुछ और भी हो सकती थी। तो हैंडलिंग द प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कस्टमर को झूठा कहने से वो बेसिकली कंपनी की अपनी साख ही मुतासिर होगी, कंपनी अपने ही हो सकता है कस्टमर से हाथ धो बैठे। तो रूड नहीं होना चाहिए कंपनी को। नेक्स्ट है शो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स प्रॉब्लम। तो कस्टमर का जो भी मसला है उसमें अपनी दिलचस्पी आपने शो करनी है, उसे ये बताना है कि यार आपका चाहे छोटा सा भी मसला है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हर किस्म का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी हमारे नज़दीक अहमियत है। तो वही बात है कि आपने जो प्रिंसिपल है वो आपने यू एटीट्यूड का शो करना है, और कस्टमर को ये नहीं सोचने देना कि यार उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर ही मस्ट बी अश्योर्ड दैट द सेलर इज़ अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो सेलर, उसे ये पता चलना चाहिए, उसे ये अवेयर होना चाहिए कि जो सेलर है वो मेरी प्रॉब्लम वो जानता है, उसे इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए। फिर कहता है एडजस्टमेंट लेटर का मेन पर्पस ही ये है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस हमने इस्तेमाल करने हैं जो कि कोऑपरेटिव हों, अच्छे हों, पोलाइट हों, कि अगला जो कस्टमर है वो उनसे कोई बुरा ख्याल अपने ज़हन में ना ले आए। कि अगर कस्टमर की भी गलती है तो स्टिल जो है वो कंपनी को इस तरह से ही प्रिटेंड करना चाहिए कि मे बी कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम स्टिल कंपनसेट कर देंगे, या इस तरह से कि आपको भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली नहीं आपने बोलना, वही आपने मीठी मीठी बातें करनी है, कर्टियसली आपने अच्छे तरीके से उससे बात करनी है। डायरेक्टली आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। फिर टेल द कस्टमर अबाउट योर डिसीजन। अब आपने डिसीजन के लिए आपने फ़ैसला क्या किया वो भी अब आपने कस्टमर को बताना ही होता है। तो जी जब आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, जो भी अब आप देखते हैं कि यार इसमें हमारा फॉल्ट है, बायर का फॉल्ट है, या किसी दूसरे बंदे का कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो आपने वो जो भी आपने उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो अब आपने उसको बताना है। कहता है अगर तो कंप्लेंट करेक्ट है तो उसके लिए लाजमी है कि हम लोग अपॉलजीज़ करें, और उसको जो भी मिस्टेक कमिट की है वो हम लोग ये उसे एश्योरिटी दिलाएं कि ये ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, और जो भी उसका क्लेम होगा उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है एडजस्टमेंट उसको ऑफ़र की जाती है। अगर तो कंप्लेंट जो है वो किसी कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो उसके लिए वही पुरानी बात है कि हमें हार्शली बिहेव नहीं करना चाहिए, रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से आराम से बात जो है वो समझा देनी चाहिए। उसके बाद अवॉइड भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होना। हर जो कंप्लेंट है उसको हमने पॉजिटिवली ही ट्रीट करना, चाहे हम गिल्टी हों या ना हों। हमें किसी भी किस्म के नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। नेगेटिव एक्सप्रेशन शुड बी फॉरबिडन। नेगेटिव एक्सप्रेशन तो किसी सूरत ही नहीं लिखने। उसके बाद है राइटर को हमेशा प्लेजेंट वर्ड्स लिखने हैं, पर्सनलाइज्ड अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, यानी कि जो पर्सन है उसको प्रॉपरली डील करना है, उससे आगे कह सकते हैं कि टैक्टफुली डील करना है, और साथ साथ अपनी जो भी आप कह लें कि गुडविल है उसको भी हर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले की भी जो गुडविल है, अगले की भी जो रेपुटेशन है उसको भी हर्ट हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स आखिर होती किस किस टाइप की हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट, यानी कि जो बायर है जिसने कंप्लेंट किया वो खुद ही फॉल्टी है, यानी कि उसी की कोई गलती हुई है जिसकी वजह से गुड्स वगैरह ख़राब हो गए, तो उसे हम कहते हैं रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है व्हेन द सेलर इज़ एट फॉल्ट, यानी कि जो सप्लायर है उसकी वजह से है, जो प्रोड्यूसर है उसकी वजह से कोई गलती है, उसे हम कहते हैं ग्रांटिंग एडजस्टमेंट। फिर अब व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट, यानी कि ना तो बायर फॉल्टी है ना ही सेलर फॉल्टी है, बल्कि जो थर्ड पार्टी जिसके थ्रू वो चीज़ें गई हैं वो अब फॉल्ट हो गया। चौथा है व्हेन द बायर एंड सेलर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अब बायर की तो गलती थी, उसने डिफेक्टेड आइटम भेजी थी, और आगे से सेलर की भी गलती है, उसने भी कोई ना कोई चीज़ें वगैरह उसने भी कोई ख़राब कर दी। तो इनकी अब डिटेल, यानी कि सबसे पहले रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट, यानी कि अब बायर जो है
गलती पर है। तो ये देखते हैं कि क्या कहता है जी, व्हेन द कंपनी नोज दैट द क्लेम इज़ नॉट जस्टिफाइड, यानी कि वो उससे खुश नहीं है कि जो बायर था उसने क्लेम तो कर दिया लेकिन वो खुद ही गलती पर है, तो कंपनी को चाहिए वो एकदम से जो एडजस्टमेंट है उसको रिफ्यूज़ ना करे, बल्कि उसे कस्टमर का थैंक यू कहना चाहिए, उसके क्लेम को रीस्टेट करना चाहिए। यानी कि जिस टाइम वो एडजस्टमेंट लेटर लिखेगा तो स्टार्टिंग में कस्टमर का थैंक यू कहेगा कि आपने ये कंप्लेंट की, ताकि हम भी कंसिडर कर सकें। उसके बाद जो भी उसने क्लेम किया होगा वो हमने लिखना है। फिर उसके बाद जो उसके क्लेम के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हमने वो एक्सप्लेन करने हैं, रीजंस देनी है, और एंड में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, जिससे ये प्रूव हो जाए कि गलती जो थी वो बायर की है। हमने डायरेक्टली नहीं बोलना, लेकिन हमने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि अगले बंदे को ये पता चल जाए, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि बायर को ये पता चल जाए कि यार इसने मुझे डायरेक्टली कहा भी नहीं है लेकिन मुझे समझ आ गई है कि गलती मेरी ही थी। तो वो यह व्यू पॉइंट कन्विंसिंग होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि इस तरह से बात करनी है कि अगले को समझ भी आ जाए, अगले को अपना गलती तस्लीम भी कर ले, अगले को अपनी गलती का पता भी चल जाए और आप उसको डायरेक्टली कहो भी ना। अगला आपका जब सेलर फॉल्ट पे, यानी कि अब आपने एडजस्टमेंट उसको ग्रांट करनी है, तो इसमें अब हमें किसी भी किस्म का रिलेक्टेंस शो नहीं करनी चाहिए, यानी कि हिचकिचाहट हमने नहीं शो करनी, हमें क्लेम को एक्सेप्ट करना चाहिए और बड़े दिल के साथ, बेग गार्ड के साथ अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी गलती है। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो बायर है उसका हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होना शुरू होता है, उसके नज़दीक हमारी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। तो उस सूरत में हमें अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए, कंपनी के गुडविल को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि उसको जो भी उसकी एडजस्टमेंट है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा और अपने कंपनी के एरर को भी देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे से गलती कहाँ पर हुई है। तो उस सूरत में हमने किसी स्पेसिफिक बंदे को या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं करना, बल्कि एज अ कंपनी होल को अपनी मिस्टेक को मानना पड़ेगा और उससे अपॉलॉजीज़ करनी पड़ेंगी और ये बताना पड़ेगा कि ये एक एरर हुआ है, तो एक अनयूजुअल इंसिडेंट था, ये गलती से हो गया, तो हम आपके जो भी आपकी कंपनसेशन होगी वो हम आपको पे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट आप इस जब थर्ड पार्टी फॉल्ट पे हो, यानी कि कोई तीसरा बंदा, ना तो बायर फॉल्टी है ना ही सेलर फॉल्टी है, तो इस सूरत में क्या होता है जी कि कभी कभार इस तरह की भी सिचुएशन आती है कि थर्ड पार्टी फॉल्टी हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो चीज़ें अगर डैमेज हो जाए तो उस सूरत में थर्ड पार्टी जो है वो फॉल्टी कंसीडर की जाती है। अच्छा, वो एक कैरियर है। अच्छा, अब इसका कुछ 3 ऑप्शंस होते हैं इन सिचुएशंस को सेटल करने के लिए कि जो सेलर है, ज़ाहिर सी बात है जो बायर है उसने तो सेलर को ही कंप्लेंट करना, उसको ट्रांसलेट करने वाले यानी कि जो सप्लायर है उससे क्या लेना देना, तो उसने तो डायरेक्टली सेलर के साथ करना है क्योंकि सेलर के साथ उसका एक तरह से एग्रीमेंट था, उसने उसे चीज़ें भेजनी थी। सप्लायर के साथ तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, तो वो सेलर को जब कंप्लेंट लिखेगा तो इस सूरत में सेलर जो है वो अब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वो किस तरह से उसको कम्युनिकेट करे, यानी कि किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट लेटर को प्रूव करे, किस तरह से उसको बनाए। तो सबसे पहले ही में रेडली ग्रांट द क्लेम इन द नेम ऑफ हिज गुडविल एंड देन टेक अप द मैटर विद द थर्ड पार्टी। वो ये करेगा कि कस्टमर को बीच में डाले बगैर, उसको ये बताए बगैर कि ये थर्ड पार्टी का फॉल्ट था, उसको वो कंपनसेशन कर देगा उसके क्लेम की और बाद में वो खुद थर्ड पार्टी के साथ निपट लेगा। वो उसके सामने तो अपनी गलती तस्लीम कर लेगा लेकिन बाद में आप कह लेंगे थर्ड पार्टी के साथ खुद ही निपट लेगा, वहाँ से वो अपने पैसे जो है वो रिकवर कर लेगा। उसके बाद ही मे ऑनर द क्लेम विदाउट एक्सप्लेनिंग दैट इट वाज नॉट हिज कंपनीज फॉल्ट। तो वो जो भी क्लेम है वो उसको ऑनर कर देगा और आप कह लो कि वो कंपनी का फॉल्ट मानने बगैर और बताए बगैर कि फॉल्ट किसका था, तो उसका जो क्लेम है वो उसको पे ऑफ कर देगा। तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा अनडिज़ायरेबल है, यानी कि अनयूज्ड होता है, इसको यूज़ करना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, या आप कह लेंगे बिजनेस वर्ल्ड में इसकी प्रैक्टिस को अच्छा नहीं समझा जाता। वो कहते जी ही मे टेक नो एक्शन एंड डायरेक्ट द कस्टमर टू फाइल हिज क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। कहता हमने भेज दिया था
आप जाने और थर्ड पार्टी जाने, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर दें और उससे आप कंपनसेशन मांगें। हमने चीज़ें उसको सही दी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिकली बिज़नेस वर्ल्ड में अच्छा तस्वर नहीं किया जाता इस प्रैक्टिस को। चौथा है व्हेन द बायर एंड सेलर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एडजस्टमेंट की ये काइंड है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जी दोनों जो सेलर और बायर हैं वो इक्वली जो हैं वो लॉस के ज़िम्मेदार होते हैं, और बाद में जो क्लेम होता है उसको जो सेलर है वो एक्सेप्ट तो कर लेता है अपनी कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन को बचाने के लिए। दूसरा जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि जो लॉस होता है उसको इक्वली शेयर कर लिया जाता है पार्टीज के दरमियान, यानी कि दोनों आपस में ये रजामंद हो जाते हैं कि भाई ये गलती जो है वो दोनों से हुई है, तो लॉस को इक्वली शेयर कर लिया जाता है। अब चलते हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। तो डेमोन्स्ट्रेशंस में आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो में हमने जो क्लेम लेटर्स वाली जो डेमोन्स्ट्रेशंस पढ़ी थी, अब उन्हीं की मैंने एडजस्टमेंट्स जो है वो इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस में डाली हैं। तो अगर आपने क्लेम लेटर वाली वीडियो नहीं देखी, उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस अगर आपने पैरेलल चलानी है देखनी है, तो आप मैं उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहले आप क्लेम लेटर वाली डेमोन्स्ट्रेशंस पढ़ लें, फिर आपके लिए ये वाली डेमोन्स्ट्रेशंस पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है, जो हमारी पहली कंप्लेंट थी इंफीरियर सप्लाई ऑफ गुड्स की, जो किया था एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी को। तो अब उसकी एडजस्टमेंट ऑफ़र की जा रही है कि किस तरह से अब उन्होंने एडजस्टमेंट लेटर लिखा है इंफीरियर सप्लाई ऑफ मटेरियल के रिलेटेड। तो कहते हैं जी वी फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टू लर्न फ्रॉम योर लेटर डेटेड September 29, 2020, यानी कि जिस दिन उन्होंने लेटर लिखा था, क्लेम लेटर लिखा था, उसकी स्टार्टिंग में उन्होंने डेट लिखी, साथ ही उन्होंने सॉरी कह दिया कि जी हमें पता चला कि जो कंसाइनमेंट नंबर 124 हमने आपको भेजी थी कंटेनिंग कर्टन फैब्रिक क्लॉथ, अब उन्होंने ये भी बता दिया कि जी भाई कंसाइनमेंट में क्या था, इज़ नॉट टू योर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपको उससे तसल्ली नहीं हुई, एज इट डज़ नॉट मैच द ओरिजिनल सैम्पल ऑफ द क्लॉथ। अब उन्होंने उसका क्लेम भी बता दिया कि जी भाई कंप्लेंट बताई है कि ये मसला था कि आपको जो हमने सैंपल स्टार्टिंग में भेजा था उसके साथ अब आपको जो हमने जब कंसाइनमेंट भेजी है तो वो जो क्वालिटी है वो आपस में मैच नहीं किया, और यही चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं किया जा सका हमें। कहते जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट वी इनवेरिएबली सब्जेक्ट ऑल द कंसाइनमेंट्स टू अ थॉरो इंस्पेक्शन विच अकर्ड परहैप्स ड्यू टू एन ओवरसाइट ऑन द पार्ट ऑफ आवर पैकिंग डिपार्टमेंट। कहते यार ये हमारी ना पैकिंग डिपार्टमेंट से ना शायद गलती हो गई है, वैसे तो वो हर कंसाइनमेंट को थॉरली बार बार चेक करते हैं बिफोर पैकिंग, तो यहाँ पर हो सकता है कि ओवरसाइट हो गई, ओवरलुक उन्होंने कर दिया, उन्होंने ध्यान ना दिया और उन्होंने वैसे ही आपको कंसाइनमेंट भेज दिया बजाय ये देखते हुए कि आपने किस क्वालिटी का फैब्रिक मंगवाया था। कहता वी आर सेंडिंग यू टुडे बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन द रिप्लेसमेंट कंसाइनमेंट विद द अपॉलजीज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू सॉरी। अब उसने सॉरी भी कह दिया, साथ ही साथ उसने कह दिया कि यार आज ना हमने आज ही जिस दिन हमने लेटर लिख रहे हैं तो हमने ट्रेन के ज़रिए ना आपका जो ओरिजिनल वाला जो आपका ऑर्डर था ना वो कंसाइनमेंट जो थी वो अब आपके तरफ भेज दी, और साथ उसने दोबारा से अपॉलजीज़ की हैं कि हमारी वजह से जो आपको तकलीफ़ हुई है हम उसके लिए माजरत खाएँ। कहता द क्लोथ ऑलरेडी सप्लाई टू यू मे काइंडली बी सेंड बैक टू अस ऑन आवर एक्सपेंस। कह रहा है वो जो अब आपकी तरफ जो कंसाइनमेंट आ गई है, जो कपड़ा आपकी तरफ आ गया वो आप काइंडली आप वापस भेज दें, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम ही बेयर करेंगे, आपको कुछ भी बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कहता वी होप टू कंटिन्यू एंजॉइंग योर पैट्रनेज लाइक इन द पास्ट। तो एंड में उसने कर्टियस क्लोज कर दिया कि भाई हम चाहते हैं कि स्टिल हमारे से गलती तो हो गई है, हम उसके लिए माज़रत ख्वाह भी हैं, हम उससे आपके माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर में हम आपके साथ काम करने के लिए रज़ामंद भी हैं, फ्यूचर में हम आपके साथ काम करना भी चाहते हैं, जैसे हम पास्ट में करते रहे हैं इसी तरह हम आपके साथ अब फ्यूचर में भी बेहतर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड में उसने योर्स ट्रूली और MNO, ठीक है, यानी कि मिस्टर MNO था, उसने लेटर लिखा, बीच में उससे सिग्नेचर्स के लिए हमने जगह छोड़ दी है। अच्छा, दूसरा जो एडजस्टमेंट लेटर है दैट इज़ फॉर द नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इन
टाइम, यानी कि गुड्स जो थे वो टाइम पे नहीं पहुंचे थे। ABC कंपनी ने उन्हें लेटर लिखा था HYH को कि भाई आपको हमने ऑर्डर दिया था, आपने कंसाइनमेंट जो है वो टाइम के ऊपर नहीं दिया, वो एक्सपायरी हो गई है टाइम की। तो अब बताएं, हमने तो ऑर्डर दिया हुआ था तो हम उसे लॉस हुआ, तो अब आप हमें 15% का डिस्काउंट दें इसके ऊपर। तो अब उसके रिप्लाई में वो क्या कह रहा है, कहता है जी वी आर इन रिसीट ऑफ योर कंप्लेंट डेटेड September 29, 2020 रिगार्डिंग डिले इन द डिस्पैच ऑफ द लेदर ग्लव्स। मतलब जो स्टार्टिंग में अब उन्होंने बता दिया कि भाई हम आपकी जो कंप्लेंट है ना उसको देख रहे हैं, उसको व्यू कर रहे हैं। आपका जो कंप्लेंट लेटर आया था वो किस दिन को आया था और किस बारे में था। कहता जी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अर्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू वी हैड कंक्लूडेड दैट द कंसाइनमेंट वाज इन योर हैंड्स इन टाइम। कहता जी हम आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें जो पता था कि आपको टाइम के ऊपर गुड्स मिल चुके हैं। कहता है योर कंप्लेंट हैज़ मेड अस सिट, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद आपको गुड्स जो है वो टाइम के ऊपर मिल गए, इसीलिए शायद हम आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। कहता है योर कंप्लेंट हैज़ मेड अस सिट अप एंड मेक क्यूरीज इनटू द डिले एज गुड्स वर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी वेल बिफोर द स्केड्यूल्ड टाइम। कहता है आपकी कंप्लेंट तो हमें हिला दी है, हमारे रोंगटे खड़े कर दिए भाई। या फिर हम तो सोच रहे थे, हमने तो गुड्स जो थे वो टाइम के ऊपर डिलीवर कर दिए थे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी को, यानी कि सप्लायर को तो हमने भेज दिए थे। आगे जो भी हुआ वो सप्लायर की गलती है भाई, उसने आपको डिले किया। हम तो ये आस लगा के बैठे हुए थे कि हमने तो टाइम पे भेज दिया, आपको अब ऑर्डर जो है वो टाइम के ऊपर मिल जाएगा। कहता वी आर टेकिंग अप द मैटर विद द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ऑन आवर एंड, यानी कि ये थर्ड पार्टी वाला फॉल्ट है। और ये अब वो कौन सा वाला केस है कि वो अब उसने बता तो दिया कि उनका फॉल्ट है, लेकिन वो हैंडल खुद करेगा, सेलर खुद हैंडल करेगा। कहता है अब खुद ही हम लोग जो है ना ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी को खुद ही देख लेंगे। हाउ वी ग्रेटली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू ऑन अकाउंट ऑफ द लेट डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। कहता हम स्टिल माजूद हुए हैं हमारे साइड पे कि क्या कह लो कि हमारी वजह से आपको जो है वो इनकन्वीनियंस हुई, और साथ साथ जो आपका जो हमारा जो था ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी वाले के साथ जिसके साथ हमने मुआहदा किया था आपको चीज़ें भिजवाने का, तो उसके बिहाफ के ऊपर हम माजूद हुए। कहता जी वी फील प्लीज टू अलाउ यू टू स्पेशल डिस्काउंट 15% ओवर एंड अबव द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल एज डिसाइड बाय यू एंड टू कंपनसेट योर लॉस। कहता आपको हमारी वजह से जो भी नुकसान हुआ है, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की वजह से बेसिकली जो नुकसान हुआ है, तो हम आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। 15% आपको डिस्काउंट हम दे देंगे। अब ये क्या हुआ है, अब वो 15% इसको तो डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, वो जो 15% का जो डिस्काउंट होगा ना वो अब रिसीव करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से, वहाँ से वो अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेंगे। तो ऐसा जो प्रॉपरली जो सेलर है वो किसी किस्म का नुकसान में नहीं जाएगा, वो पैसे रिकवर अपने कर लेगा फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, क्योंकि उसने कह दिया कि हम जाने और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जाने, बायर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम कंपनसेट अपने बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं। कहता वी अश्योर यू दैट इन फ्यूचर वी शैल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू चेक पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सच लैप्सेस। कहता हम फ्यूचर के अंदर कोशिश करेंगे कि कुछ ज़रूरी स्टेप्स वगैरह उठाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो गलतियाँ वगैरह वो ना हो। कहता वी लुक फॉरवर्ड टू ग्रांटिंग अस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ टू रीगेन योर कॉन्फिडेंस। कहता है इस हरकत की वजह से जो कॉन्फिडेंस आपने लूज़ किया होगा हमारे कंपनी में, हम फ्यूचर में भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी इस गलती को सुधार सकें और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी नज़रों में दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। ठीक है, एंड में उसने योर्स ट्रूली कर दिया और लेटर एंड कर दिया। सो आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ आ चुकी होंगी। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको तब तक नहीं समझ आएंगे जब तक आप कंप्लेंट लेटर्स वाली वीडियो में जो डेमोन्स्ट्रेशन हैं उनको ना पढ़ लेंगे, आखिर कंप्लेंट की क्यों गई थी, एंड देन आपको ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो समझ आएंगी। सो आपको डेमोन्स्ट्रेशन होपफुल समझ आ चुकी होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।